है, that is MySQL 5.5. Okay, and this is how the screen looks like. ये CUI है, कमांड यूजर इंटरफेस है, GUI नहीं है. तो we are going to work in CUI here. मैंने फॉन्ट बड़ा किया है. फॉन्ट बड़ा हुआ, बताइए. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. यस मैम. ओके, ठीक है. तो ये इस तरह की ये विंडो दिखाई देती है. CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है. हमें यहाँ पे कमांड टाइप करने पड़ते हैं और तभी हम आगे हमें आउटपुट आता है. ओके. GUI में क्या होता है कि आपके पास आइकन्स होते हैं, आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं और उस पर कॉपी पेस्ट हो जाता है. यस, यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन डू वेरियस थिंग्स, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस होंगी CUI में काम करते हुए. ठीक है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, MySQL शेल. और अब जो सबसे पहली बात आती है, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि वहां पे हमारे पास डेटा टाइप्स कौन से हैं. What are the data types which are available? What kind of data can we store? तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज्ड MySQL में डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कैर डेटा टाइप. अच्छा, सबसे पहली चीज है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. नॉट केस सेंसिटिव. कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे भी लिख सकते हैं, तो वो कोई रूल जो है ना वो ब्रेक नहीं होता कि नहीं कैपिटल में लिखना था स्मॉल लिख दिया. तो इट इज नॉट केस सेंसिटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है. तो सबसे पहला डेटा टाइप है, दैट इज कैर डेटा टाइप. कैर डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है. ठीक है. टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन quotes. How do we write? We write it in quotes. Okay. इसमें जो ये n है, n is the length of the length, maximum length. ठीक है. This is the maximum length. Okay. That means कि अगर मैंने 20 लिखा है तो मतलब 20 कैरेक्टर्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो n कैर है, इसमें मैक्सिमम हो कितनी सकती है? इसमें मैक्सिमम हो सकती है 255 कैरेक्टर्स तक आप स्टोर कर सकते हैं. एंड एवरी कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट. ओके. इसको हम कहते हैं कि फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है. फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है. ठीक है. ये हम एट्रीब्यूट्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स कौन से डेटा टाइप का होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नेम डेटा टाइप है, मैंने उसको कैर 20 पे रखा है, तो मतलब कि 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकता है. ठीक है. अब किसी का नाम, मेरे पास नाम है कितने कैरेक्टर्स लिए इसने, अमिताभ ने? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर यूज्ड? 1 2 3 4 5 6 7. 7 कैरेक्टर्स आर यूज्ड. ठीक है. मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर्स है, लेकिन जो ये फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप का मतलब है कि ये कैरेक्टर्स यूज तो 7 हो रहे हैं, लेकिन स्पेस वो 20 का ही लेगा मेमोरी में. 20 बाइट्स ही यूज करेगा. एक और रिकॉर्ड है जिसमें कि नाम है मेरे पास रमेश. अब बताओ कितने कैरेक्टर्स यूज हुए? 6 यूज हुए, लेकिन यूज ये 20 कैरेक्टर्स ही करेगा. अब मेरे पास नाम है राम. कितने कैरेक्टर्स यूज हुए? 3, लेकिन ये 20 ही लेगा. ठीक है. अब मेरे पास नाम है रिया, 4, ये 20 ही लेगा. अब मेरे पास नाम है, एक नाम होता है इति, 3 कैरेक्टर्स, ये 20 ही लेगा. तो अल्टीमेटली 5 रिकॉर्ड्स जब मैंने स्टोर किए तो इसमें कितने ले लिए इसने? 100 मेमोरी बाइट, आई मीन 100 बाइट्स ले लिया. और एक्चुअल कितना लिया है? एक्चुअल कितना लिया है बताओगे? 20 23 23. तो कितना स्पेस हमारा वेस्ट हो गया? हमारे 77 बाइट्स ऑफ मेमोरी वेस्ट हो गई 5 रिकॉर्ड्स में. अगर 5000 रिकॉर्ड्स होते
तो अप्रोक्सीमेटली कितना और हमारे बाइट्स वेस्ट हो जाते हैं, यू कैन इमेजिन. आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. ठीक है, कि डेटा स्टोर करने के लिए मुझे इतने बाइट्स चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने कैर 20 यूज किया है तो वो फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है, तो वो इतना लेगा ही लेगा. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप निकाला जिसको हम कहते हैं varchar डेटा टाइप. varchar, ठीक है, ये भी टेक्स्ट के लिए यूज होता है. ओके, ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है. वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है. इसका मतलब है कि इट विल ऑक्यूपाई only the required number of bytes, required number of space. That means कि अगर 23 बाइट लगी हैं तो वो 23 ही बाइट यूज करेगा, 100 नहीं यूज करेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे नेम को varchar 20 दिया तो जितनी बाइट हमारी यूज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे इसमें हमने अमिताभ में 7, फिर 6, फिर 3, फिर 4, फिर 3, 23 बाइट्स हमारी टोटल लग रही हैं, तो टोटल 23 ही लगेंगी. उसमें ये फिक्स्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो 100 बाइट्स वाला वो यूज नहीं होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 255 कैरेक्टर्स रह सकते हैं. इज दिस क्लियर? यस और नो? मैम रिपीट कर दो मैम एक बार. ये हमारा अच्छा, इसमें जो ये कैरेक्टर्स हैं ये 255 नहीं 65535 रहते हैं. हाँ, ये मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नेम में हमारे पास अमिताभ था, तो इसमें 7 कैरेक्टर्स यूज हो रहे थे, तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ होने की वजह से ये 7 बाइट्स ही यूज करेगा, जितने लगे उतना ही करेगा. नेक्स्ट रमेश, इसमें 6 कैरेक्टर्स यूज हो रहे थे, तो ये 6 बाइट्स ही लेगा. तो वेरिएबल लेंथ हो गई ना, सबकी अलग अलग हो गई. उसमें फिक्स्ड थी कि 20 था तो 20 ही लिया था उसने. फिर राम है, राम में 3 है तो वो 3 बाइट्स ही यूज करेगा. फिर उसके बाद रिया है, रिया में 4 है तो 4 बाइट्स ही यूज करेगा. ठीक है, फिर इति है तो इति में 3 है तो 3 बाइट्स ही यूज करेगा. तो अल्टीमेटली मेरी कैरेक्टर्स कितने यूज हो रहे हैं? 23. और बाइट्स कितनी यूज हो रही है? वो भी 23 बाइट्स यूज हो रही हैं. सो एम आई सेविंग ऑन द स्पेस? एम आई नॉट सेविंग ऑन 77 बाइट्स? ये मेरी 77 बाइट्स सेव हो गई कि नहीं हो गई? दिस memory area is saved. Yes or no? Please tell me. Yes Yes. मैम. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो हम जब हमें टेक्स्ट डेटा स्टोर करना होता है तो टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट डेटा स्टोरेज के लिए हम इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं. या तो हम कैर यूज करते हैं या हम varchar यूज करते हैं. ठीक है, कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है. अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कि मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मेरे पास लेट अस अज्यूम दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय टेबल में हर सारे एम्प्लॉयज का ई से शुरू होता है, और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड ई कोड. ठीक है, और वो ई से शुरू होता है, E001, E0002, E0003. अब इसमें बताओ, इसमें 5 कैरेक्टर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो ये फिक्स्ड लेंथ लेना ठीक है या वेरिएबल लेंथ लेना ठीक है? बताओ. इस फिक्स्ड लेना ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि भाई हमारे 5 जाने ही जाने हैं, तो इट इज बेटर टू हैव फिक्स्ड लेंथ. ओके, लेकिन एड्रेस, अगर एम्प्लॉय का एड्रेस लेने की बात कर रहे हैं, अब मुझे बताओ कि इसमें फिक्स्ड लेंथ लेने की जरूरत है या वेरिएबल लेंथ लेने की जरूरत है? वेरिएबल. बताओ. हाँ जी, वेरिएबल. वेरिएबल. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि हर एक का वो फर्क पड़ेगा कि किसके एड्रेस में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. किसी के हो सकता है 15 कैरेक्टर्स हो सकता है किसी के 10 कैरेक्टर्स हो सकता है किसी के 25 कैरेक्टर्स हो सकता है किसी के बहुत ही कम कैरेक्टर्स हो, 6-7 कैरेक्टर्स हो.
ठीक है, तो इसलिए हमें एड्रेस को स्टोर करते हुए, ऐसे कॉलम्स को स्टोर करते हुए जहां डेटा, प्रोबेबल डेटा जो है उसकी लेंथ वेरी कर सकती है, उसके लिए हम वेरिएबल var यूज करते हैं। ये दो डेटा टाइप्स हमारे टेक्स्ट के लिए यूज हो गए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, आता है न्यूमेरिक के लिए। न्यूमेरिक के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं फिर से, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। ये तो आपको पता ही है ना, कुछ नया तो नहीं बता रही। फ्लोट होगा डेसिमल No, no. वाला, इंटीजर होगा नॉर्मल इंटीजर विदाउट डेसिमल, है ना। अब इसमें एक स्पेशल डेटा टाइप होता है एक और, दैट इज डेट। ये एक सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है। और ये डेट हम स्टोर कर पाते हैं, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, ये सिर्फ एसक्यूएल में होता है। 4 times y, then we have month and then we have date, year, month and day, ठीक है, जिसमें 4 डिजिट्स हैं ईयर के, 2 डिजिट्स हैं मंथ के और 2 डिजिट्स हैं डेट के। ओके, और इसमें रेंज कौन सी रहती है, 1000 1 जनवरी से लेकर 9999 दिसंबर 31। ये रेंज ऑफ डेट्स अवेलेबल है हमारे पास, आप इस डेट से इस डेट के बीच में ले सकते हैं। ओके, तो ये डेट फॉर्मेट, ये स्पेशल फॉर्मेट है जो सिर्फ हमारे पास एसक्यूएल में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 5 डेटा टाइप, कैर, वैर कैर, इंट, फ्लोट और डेट, ये हमारे पास ये 5 डेटा टाइप्स हैं जो कि सभी एसक्यूएल में सभी आरडीबीएमएस में अवेलेबल होते हैं। इज दैट ओके? इसके बाद आता है डेटा टाइप्स के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज, am I audible to all of you clearly? Okay, somebody is waiting. Nikhil, who is Nikhil here? 11th A TAPS Nikhil. Who is this person? External. I don't know. Okay. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें कॉन्स्ट्रेंट्स कौन से होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स हमने अभी पीछे कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, 2-3 दिन पहले, कि कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, हमें किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है किसी चीज को। जैसे कि क्लास के लिए हमने कहा था कि जेएनवी में जो क्लास होती है, जेएनवी की क्लास में वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं, 6 से लेकर 12 तक आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं, स्टेट स्कूल की बात करूं, स्टेट स्कूल में भी स्पेशली प्राइमरी स्कूल की बात करूं, स्टेट की प्राइमरी स्कूल की बात करूं, तो वहां पे क्लास की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 से 5 तक आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं पब्लिक स्कूल्स की बात करूं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, हाँ, तो पब्लिक स्कूल्स में क्लास की वैल्यू आ जाएगी 1 से 12 तक। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाएंगे किसी भी कॉलम में, तो हम ये बता देंगे अगर कि ये रेंज रहेगी अलाउड वैल्यूज की, तो वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो इस तरह से जैसे किसी भी बच्चे का अगर नाम है, तो नाम जो है वो ब्लैंक नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नल। Null means no value. Please note this. Null means no value. It is a keyword in SQL. SQL keyword. Okay? Null is no value. Is that okay? Just hold on for a second. Yes. ठीक है, तो एसक्यूएल में ये कीवर्ड है, नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नल यूज करते हैं। पाइथन में हम क्या यूज करते थे नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए? एनीबडी कैन टेल मी? None. नन, वेरी गुड, हम उसमें नन यूज करते थे। ठीक है, तो नेम, अगर एक स्टूडेंट का नेम की अगर हम बात कर रहे हैं या कहीं पे भी नाम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नल वैल्यू अलाउड नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह से अगर मुझे कोई कॉन्स्टेंट लगाना है कि नल वैल्यू अलाउ नहीं करें, तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट. ओके, so this is one category of constraint. Second category of constraint is कि हम हर एक वैल्यू को यूनिक लेते हैं. ठीक है, हम उसको जैसे हमने कहा कि कैंडिडेट कीज, कल हम बात कर रहे थे जब लास्ट क्लास में, हमने कहा कि कैंडिडेट कीज हमारे पास आधार नंबर हो सकता है, हमारे पास वो हो सकता है वोटर आईडी नंबर हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है वो, और हमारे पास पासपोर्ट नंबर हो सकता है. तो हमने कहा था कि इसमें से एक को हम मान लेंगे कि वो है क्या कहते हैं प्राइमरी की है, लेकिन बाकी जो है वो ऑल्टरनेट की कहलाएंगे. एक को अगर हमने प्राइमरी की मान लिया, मान लो इसको प्राइमरी की मान लिया, तो ये दोनों जो है ये ऑल्टरनेट कीज हो गए. तो ये दोनों कॉलम्स जो हैं जब हम डालेंगे, इनमें भी तो यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, इसमें भी तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होनी चाहिए. तो वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है यूनिक कांस्टेंट. ठीक है, थर्ड कांस्टेंट होता है प्राइमरी की कांस्टेंट, जो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्राइमरी की कांस्टेंट. फोर्थ कांस्टेंट होता है फॉरेन की कांस्टेंट. एक टेबल में वैल्यू उसी टेबल दूसरे टेबल के प्राइमरी की से आएगी, तो वो भी एक कांस्टेंट हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गई, हम ऐसे ही नहीं कोई भी वैल्यू डाल सकते. और एक फिफ्थ कांस्टेंट होता है डिफॉल्ट कांस्टेंट. ये हमारे सिलेबस में है. इनके अलावा और भी कांस्टेंट्स होते हैं, चेक कांस्टेंट होते हैं, डेटा टाइप भी और होते हैं हमारे पास, ब्लॉब होता है, और डेसिमल होता है, डबल होता है, बहुत सारे और भी होते हैं. ठीक है, बट दे आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर स्टडी, सो वी आर फोकसिंग ऑन दीज. डिफॉल्ट में क्या रहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है सिटी, देयर इज अ कॉलम कॉल्ड सिटी. ठीक है, and I know that all the students coming in my school are belonging to Faridabad city. ठीक है, they belong to Faridabad city only. ठीक है, but city, या फिर मैं इसको और बेहतर कर देती हूँ district. ठीक है, but there can be few students जिनका की district change हो. ज्यादातर मेरे पास most of the students are coming from Faridabad district. ठीक है, इन दैट केस मुझे हर एक रो में फरीदाबाद 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 ना लिखना पड़े, हर एक रिकॉर्ड में मुझे फरीदाबाद टाइप ना करना पड़े, उसके लिए हम डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज करते हैं. तो डिफॉल्ट में डिस्ट्रिक्ट में बता दूं कि फरीदाबाद रहेगा, तो जब भी मैं कोई एक नया रो ऐड करूंगी, डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू नहीं भी बताऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली फरीदाबाद ले लेगा. इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, so this value is specified when we do not value is when no value is provided. जब हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तब ये वैल्यू यूज हो जाएगी. ओके, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है. ठीक है, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स अवेलेबल, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम कमांड्स कैसे लिखते हैं. एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सारे कमांड्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऐसे. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, फोर्थ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है, अब जो हमारे सिलेबस में है वो ये दो हैं. ठीक है, और उसमें भी हम टेबल से रिलेटेड ही रहेंगे. टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है. डेटाबेस के अंदर टेबल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वी विल बी लर्निंग अबाउट 5 कमांड्स. वन इज क्रिएट डेटाबेस कमांड, second is create table command, third is alter table command, and fourth is drop database command,
एंड द फिफ्थ इज ड्रॉप टेबल कमांड। ये हमारी सारी डेटा डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ये सारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज दैट इज क्रिएट डेटाबेस कमांड। एसक्यूएल का पहला कमांड जो हम लर्न करेंगे दैट इज क्रिएट डेटाबेस कमांड। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो हमारा कमांड यूज होता है, क्रिएट डेटाबेस। हाउ इज इट यूज्ड, लेट अस सी दैट। इसका सिंटैक्स क्या रहता है? इसका सिंटैक्स होता है क्रिएट, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव है या नहीं है? नो मैम। नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। डेटाबेस नेम, सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाया जाता है लास्ट में, ठीक है। और इसमें कहाँ लिखा जाता है? माई एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था माई एसक्यूएल की स्क्रीन पे। ये देखिए माई एसक्यूएल के बाद ये ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर। कैन यू सी दिस कर्सर ब्लिंकिंग हियर? यस मैम, यस मैम। यस, तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं। हम क्या कमांड लिखेंगे? जैसे कि मुझे मान लीजिए डेटाबेस बनाना है बाय द नेम ऑफ जेएनवी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी क्रिएट डेटाबेस जेएनवी सेमीकोलन, और मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। क्रिएट डेटाबेस जेएनवी, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्रिएट हुआ नहीं हुआ? हाउ विल आई गेट टू नो? ठीक है, उसने क्वेरी ओके बोला, लेकिन मुझे दिखना भी तो चाहिए ना कि डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हमारे पास एक और कमांड होता है दैट इज कॉल्ड शो डेटाबेसेस। So it is showing you all the databases which are there here in this. Where was I? Show databases. Yes, so it is going to show me all the databases which are present here right now. Is it okay? यस मैम। Okay, अब इसमें इसमें JNV मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे JNV मेरा डेटाबेस है। Okay, let me just start it again. मैं इसको क्लोज करके दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ SQL. शो डेटाबेसेस। एक बार मैंने डेटाबेस बना लिया तो वो रहेगा। अब जैसे मैंने पहले कमांड में डेटाबेस बना लिया था, तो इट इज शोइंग मी दैट जेएनवी इज ऑलरेडी देयर। ओके, तो डेटाबेस एक बार बन गया, मैंने इसे क्लोज कर दिया, तो इट डजंट गो एनीवेयर, इट रिमेन्स देयर। ओके, अब इसके अंदर मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट कमांड हो गया कि मैंने डेटाबेस बना लिया। और डेटाबेस को लिस्ट करने के लिए टू डिस्प्ले all the database names, all the databases, कमांड यूज हो रहा है। कौन सा कमांड यूज किया हमने? शो डेटाबेसेस। अब इसके अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो टेबल डेटाबेस है वो एक ओपन होना चाहिए। अभी तक मेरे पास हमने कोई भी डेटाबेस हमने यूज नहीं किया है, दैट मीन्स ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए जो हमारा कमांड होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि डेटाबेस ओपन भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेस हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास कितने सारे डेटाबेसेस हैं। तो मुझे अगर मैंने अगर क्रिएट टेबल्स कमांड यूज किया तो ये मुझे एरर दे देगा बिकॉज नो डेटाबेस इज ओपन। सो टू ओपन द डेटाबेस वी यूज द कमांड यूज एंड द डेटाबेस नेम। अब वो कह रहा है डेटाबेस चेंज्ड।
Okay, so the command that we are going to use to open the database command is use followed by the database name सेमीकोलन. फॉर एग्जाम्पल ये सिंटैक्स है. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? यूज JNB. इज इट ओके? द नेक्स्ट थिंग इज टेबल क्रिएशन. टेबल क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स. हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम. अब मुझे यहां पे बताना पड़ता है कि टेबल में क्या क्या कॉलम्स रहेंगे. तो राउंड ब्रैकेट लगती है. कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट का नाम, एक स्पेस देके इसका डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप रहेगा. साइज, अगर आपको कैर और वैरकैर यूज कर रहे हैं तो यहाँ साइज आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे आपके कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे. कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स यूज होंगे ये भी ऑप्शनल है. ठीक है. इस तरह से कॉमा, फिर कॉलम 2 डेटा टाइप, साइज, कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है. और ये सारा का सारा जो है हमारा ऑप्शनल रहेगा. इस तरह से हमारे पास और कॉलम्स जितने भी हैं उसमें कॉमा कॉमा सब में लगता रहेगा. लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा. उसके बाद ये जो ओपन ब्रैकेट की थी वो क्लोज करेंगे और सेमीकोलन दे देंगे. ओके. नाउ इफ आई हैव टू क्रिएट अ टेबल, स्टूडेंट टेबल बनाना है मुझे. और स्टूडेंट टेबल में व्हाट डू आई वांट? स्टूडेंट टेबल में मुझे चाहिए एडमिशन नंबर जिसका डेटा टाइप मुझे इंटीजर चाहिए और इसको प्राइमरी की बनाना है. ठीक है. मुझे नेम चाहिए जिसका डेटा टाइप मुझे वैरकैर चाहिए और उसकी साइज कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए. और नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट चाहिए मुझे. फिर मुझे चाहिए क्लास, ये मुझे कैर चाहिए 4 कैरेक्टर्स का नॉट नल के साथ. फिर मुझे चाहिए सेक्शन, ये चाहिए कैर 1 नॉट नल के साथ. फिर मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ, डेट नॉट नल के साथ. फिर मुझे चाहिए फीस, जो चाहिए मुझे फ्लोट. फ्लोट में 8,2. 8,2 का मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी और उसके आगे मतलब 5 और होंगे कैरेक्टर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, मतलब डिजिट्स हो सकते हैं. ठीक है. और इसमें नल अलाउड है. नल इज अलाउड. ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई वांट. ये कॉलम नेम है, ये डेटा टाइप है, ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है. तो इस तरह का डेटा टाइप, इस तरह का टेबल क्रिएट करने के लिए व्हाट इज द कमांड दैट वी आर गोइंग टू राइट? लेट अस सी दैट. create table student bracket open admno int प्राइमरी की, स्पेस चाहिए इसके बीच में, कॉमा नेम कैर विद इन ब्रैकेट 4 नॉट नल. नॉट और नल के बीच में भी स्पेस चाहिए, कॉमा क्लास, सॉरी ये कैर 20 है, ये कैर 4 है, नॉट नल, कॉमा सेक्शन कैर. अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 कैरेक्टर ले लेगा, नॉट नल, कॉमा DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट नॉट नल, कॉमा फीस फ्लोट 8,2. अब इसके बाद और कोई डेटा टाइप नहीं चाहिए मुझे, मतलब और कोई एट्रीब्यूट नहीं है.
So I will close this round bracket and semicolon. Okay, this will create the table. So should we see whether it creates a table or not? करके देखिए SQL में. Yes, ma'am. Create table student, round bracket open, ADMNO, int primary key, comma, name varchar 20, not null, class char 4, not null. स्पेसेस का ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ स्पेसेस देने हैं, ठीक है. इसके बाद सेक्शन char not null, dob date not null, piece float 8,2, close bracket semicolon and enter. Query okay, 0 rows affected. टेबल बन गया. अब कैसे पता चलेगा टेबल बन गया? तो इसमें हमारे पास एक कमांड होता है शो टेबल्स. उसने दिखा दिया JNV में कौन से टेबल्स हैं. JNV डेटाबेस था ना, उसके अंदर इसने दिखा दिया कि स्टूडेंट टेबल है. ठीक है. अब मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है. स्ट्रक्चर मतलब कि इसका ढांचा जो ये हमने बनाया है. रो तो कोई डाली नहीं है, डेटा अभी हमने कोई डाला नहीं है, सिर्फ कॉलम्स ही डाले हैं. तो कॉलम्स को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है जिसे कहते हैं हम डिस्क्राइब. डिस्क्राइब फॉलोड बाय द टेबल नेम. देखिए, कैन यू सी दिस? व्हाट इज इट शोइंग? ये हमें दिखा रहा है कि फील्ड क्या है, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, नल अलाउड है कि नहीं है. तो नो 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 का मतलब है नॉट नल है. हाँ, येस का मतलब है कि नल अलाउड है. प्राइमरी की PRI लिखा है. डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी? डिफॉल्ट वैल्यूज नल होंगी, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कुछ बताया ही नहीं है, कांस्टेंट ही नहीं था. एक्स्ट्रा कोई चीज होगी तो बताएगा. ओके. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बता देता है. तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया. टेबल के अंदर हमने कैसे टेबल में अगर कुछ हमें देखना है कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो वो हमने देख लिया. अब मान लीजिए कि मुझे स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करना है या चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है. स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करने के लिए वी यूज द कमांड ऑल्टर. कौन सा कमांड यूज करते हैं? ऑल्टर. ऑल्टर टेबल कमांड. Okay, this is used for making changes in the structure of the table. Okay, I'm stopping here for the day today. Okay, और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे कि ऑल्टर टेबल से क्या होता है. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पेज नंबर 134 से लेकर आप इस चैप्टर को थोड़ा 3-4 पेजेस पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग जब यहाँ पे कल क्लास के लिए आए तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोसीड फर्दर. Okay. Okay, ma'am. Thank you much. Please take care.